अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में अब हम डिस्कस करेंगे जो एंट्रोपी से रिलेटेड है। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती हैं, हमें एंट्रोपी की जरूरत क्यों पेश आई। तो अगर हमने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है तो उसकी कंडीशन क्या है, तो हमें देख रहे हैं ये कंडीशन है कि आपने वो डिफरेंट वे से ये आपसे पेपर में पूछ सकती हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा ना ये नो पॉइंट्स इधर उधर हो गई हैं, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि ये सेटिंग आपको कर दूं ताकि एक ऑर्गेनाइज वे में आप इसको लेके चलें। ये भी हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो गया है। अब हमने ये देख लिया कि एंट्रोपी हमें क्या बताता है। एंट्रोपी हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है। कैसे बताता है कि डेल्टा एस जो चेंज इन एंट्रोपी है, ये क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ये नेगेटिव होगी फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये पॉइंट आप रहने दें। एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं, ये रैंडमनेस होती है और डिसऑर्डरनेस किसी भी सिस्टम में। नहीं, हर जगह वो अलग अलग चीजें होती हैं जिनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है। हर प्रोसेस के लिए एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी एंट्रोपी की वैल्यू जीरो होती है हमेशा। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा वो पॉजिटिव होती है, यानी कि इंक्रीज होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी कि कम हो रही होती है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस लेस देन जीरो। ठीक है। तो तीन वैल्यूज में एंट्रोपी के पॉसिबल है: जीरो, ग्रेटर देन जीरो, और लेस देन जीरो। ये तीन वैल्यूज आपको एंट्रोपी के लिए मिलेंगी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होगा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ये वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन जीरो होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारा एंट्रोपी की वैल्यू लेस होगी, यानी कि कम होगी। ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। और ये स्टेट फंक्शन होता है। आप देखें, ये एक हमारा आप सॉलिड कह रहे हैं, ये सॉलिड है, उसमें एटम्स में क्या हो गई हैं, एटम्स ऑर्गेनाइज वे में अरेंज होती है ना। ठीक है। ऐसे यहाँ पर इनकी जो रैंडम मोशन है वो कम है या ज्यादा है, बताएं। सॉलिड्स के अंदर रैंडम मोशन कम है या ज्यादा है? ये सॉलिड हो गया, यानी कि ना होने के बराबर होता है। एटम क्या होती हैं, अपनी पोजीशन के वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द क्या करती हैं, अपनी मोशन को परफॉर्म करती हैं, वाइब्रेटरी मोशन को। तो इट मीन सॉलिड्स के अंदर एंट्रोपी की वैल्यू बहुत कम होगी, वेरी वेरी स्मॉल होगी, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बहुत कम होती है। लिक्विड को देख लें, लिक्विड में एटम्स इस तरह अरेंज होती हैं। अब जो लिक्विड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है वो सॉलिड की निस्बत वो कम ऑर्गेनाइज होती है, ऐसी है ना। सॉलिड के अंदर ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है, ज्यादा वो मतलब पैटर्न आपको नजर आती हैं। जिस तरह आपने असेंबली आप करवाती है ना स्टूडेंट्स की, तो क्या होता है ऐसा कि जो अच्छी टीचर होती है वो बिल्कुल वो सारे जो स्टूडेंट को एक ऑर्गेनाइज वे में वो खड़ा करती हैं। इस तरह भी सारे स्टूडेंट का फासला सेम होता है। अगर इस तरफ से भी देखें तो इस तरफ से भी स्टूडेंट बहुत ही प्यारे तरीके से वो क्या होती हैं, खड़े होती हैं। इसको बोलती है आर्डरनेस। अब अगर कोई अनएक्सपीरियंस टीचर असेंबली करवाता है
वो फिर क्या करेंगे, तो कोई वो सही तरह वो बच्चे खड़े नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे फासला कुछ कम होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, तो वो फिर डिसऑर्डरनेस होगी। और इसी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकती हैं क्लास में। जब तक टीचर क्लास में मौजूद है, सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में, जिस तरह कुर्सियां लगी हुई हैं, डेस्क लगे हुए हैं, उसी तरह बैठे हुए हैं। तो वो टीचर की मौजूदगी में क्या होंगे, वो आर्डर में होंगे, तो आर्डर होगा तो एंट्रोपी कम होगी। लेकिन जैसे ही टीचर बाहर जाती हैं, तो कोई स्टूडेंट इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर ग्रुप बना के बैठ गया है, तो यहाँ पर फिर क्या आ गई, डिसऑर्डरनेस आ गई, रैंडम मोशन आ गई। तो जहाँ पर रैंडम मोशन होती है वहां पर क्या आ जाती है, वहां पर डिसऑर्डरनेस आ जाती है। तो जहाँ पर डिसऑर्डरनेस हो, जहाँ पर रैंडमनेस हो, वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होती है। जहाँ पर वो रैंडमनेस कम हो, डिसऑर्डरनेस कम हो, वहां पर एंट्रोपी की वैल्यू कम होती है। क्लियर। तो इसी तरह जो सॉलिड है, यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू कम होगी, एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है। लिक्विड के अंदर है, जो एटम के बाद जो स्पेस है जब वो ज्यादा है, तो यहाँ पर एटम मोशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। गैसेस, तो गैसेस के अंदर आप जानते हैं कि एटम्स की अनुपात बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर एटम मोशन बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पर एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ जी, प्रोसेस का होना जरूरी है, तो ये प्रोसेस ही हुआ है ना। जब आप सॉलिड को लिक्विड में आपने कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आप उसको हीट देंगे, तो प्रोसेस हो गया ना। अगर आपने लिक्विड को आपने कन्वर्ट करना गैस में, तो वो प्रोसेस हो गया ना, प्रोसेस का होना जरूरी है। अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो थर्मोडायनामिक्स में अगर आप प्रोसेस करते ही नहीं है, यानी कोई चेंज लाते ही नहीं है, तो थर्मोडायनामिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। तो जो काम आपने करना है ये सारे जो पैरामीटर्स है वो तभी होते हैं जब प्रोसेस हो। प्रोसेस हो ही ना, तो फिर थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का कोई तुक ही नहीं बनता, कोई फिर लाभ वहां पर आप वो उसको लगा ही नहीं सकते। क्लियर। तो एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी हमारी स्टेट फंक्शन होती है, ये मैथमेटिकल टूल होता है। तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, रैंडमनेस होती है, बिखराव होता है चीजों का, डिसऑर्डरनेस होती है, इरेगुलरिटीज जो हम बोलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंट्रोपी बोलती हैं। तो कैन नेवर बी मेजर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंट्रोपी को आप मैयर नहीं कर सकते, यानी कि ये जो एस है ना, इसको आप मैयर नहीं कर सकते। ये एस होता क्या, ये एस को हम बोलते हैं रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। इसको आप मैयर नहीं कर सकते, लेकिन जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंट्रोपी, वो आप मैयर कर सकती हैं। कैसे। अब देखिए, एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, वो बहुत ही शरारती स्टूडेंट है। मैं आपसे आके पूछूं या वादन आपसे पूछती हैं कि जी हमारा बच्चा कितना शरारती है, तो रूसा और हमारा, तो आप ये कैसे बताएंगे कि ये बच्चा इतने न्यूटन शरारती है या इतने जूल पर केल्विन शरारती है, ऐसे बताएंगे, या आप ये बताएंगे कि बहुत शरारती है, बताएं। शरारती आपने वो बताना है ना, कि आप ये बोलेंगे बहुत शरारती है, यानी कि आप क्वांटिटी में नहीं बताएंगे, क्वालिटी में, आप क्वालिटी वाइज बताएंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताएंगे, मैयर आप नहीं कर सकते। यानी कि आप शरारत है, ये शरारत क्या होती है, ये डिसऑर्डरनेस ही है ना। क्योंकि जो बच्चा शरारती होगा, वो अपनी जगह पर नहीं वो बैठा रहेगा, वो मुंह उठा कर कभी वॉशरूम जाएगा, कभी वो जाएगा दूसरे वो क्लास में उठ कर वो जाएगा जी, मैंने कुछ चीज खाना, मैं पानी पीना है, मैंने वॉशरूम जाना है। कभी इस बच्चे को तंग करेगा, कभी उस बच्चे को तंग करेगा। तो जिस बच्चे में शरारत है, तो वो उसमें ज्यादा रैंडमनेस होगी, वो ज्यादा डिसऑर्डरनेस क्रिएट करेगा। तो इस तरह हम शरारत को हम मैयर नहीं कर सकते, तो इसलिए एंट्रोपी को हम मैयर नहीं कर सकते, लेकिन चेंज एंट्रोपी को हम मैयर कर सकती हैं। आप ये बता सकते हैं कि जी, जब हमारे पास पहले दिन बच्चा आया था तो बहुत शरारती था, अब ये कम शरारती हो गया है। तो यानी कि अगर आपसे 10 दिन बाद पूछा जाता है, तो आप रेफरेंस किसका यूज करेंगे, पहले दिन का, और जो एंडिंग जो से चीज है 10वां दिन, तो पहले दिन से आप कंपेयर करके पूछेंगे, बीच में होते हैं ना, डे 2, डे 3, डे 4, ये आप कंसीडर नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप पहले दिन की उसकी शरारतों को देखेंगे,
और 10वें दिन उसकी शरारतों को देखेंगे। आप बोलेंगे जब पहले दिन आया था तो बहुत शरारती था, अब जो 10वां दिन हो गया है तो अब इसकी शरारतें कम हो गई हैं, तो ये जो बीच में दिन है इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसलिए जो हमारी एंट्रोपी होती है वो हमारी एंट्रोपी स्टेट फंक्शन होती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करती है। थ्रू आउट वो मतलब है प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। प्रोसेस की इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पर ये बात डिपेंड करता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चेंज बोलते हैं। जो फाइनल में से इनिशियल निकालना है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चेंज बोलते हैं। तो इसी तरह फिर आप बता सकते हैं कि पहले बहुत शरारती था, अब कम शरारती हो गया, तो ये आपने मेजर कर दिया ना, चेंज इन, आप तो उसकी शरारतों को आपने क्या किया, उसकी शरारतों का चेंज आपने मेजर किया है। उसकी शरारतें मेजर आपने नहीं किया, आपने क्या मेजर किया, उसकी चेंज मेजर किया है कि पहले बहुत शरारती था अब कम शरारती हो गया है। इसलिए एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी को हम वो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो चेंज इन एंट्रोपी को आप मेजर कर सकती है। तो चेंज एंट्रोपी जब आप मेजर करती हैं तो ये खुद ही बता रहा है कि मैं एक स्टेट फंक्शन हूँ, मैं पाथ फंक्शन नहीं हूँ। क्योंकि जो चेंज जब हम मेजर करती हैं तो चेंज मेजर करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो ये चेंज का जो डेल्टा का लफ्ज है ये आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि मैं एक स्टेट फंक्शन हूँ, मैं पाथ फंक्शन मैं नहीं हूँ। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है थर्मोडायनामिक्स में, कि वो पॉसिबल वेज है जिससे आप किसी क्वांटिटी को चेंज कर सकें। तो कोई भी आप वो तरीका ले आए, एंट्रोपी पे वो मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंट्रोपी के बस फर्क ये पड़ेगा कि शुरू में उसमें डिसऑर्डरनेस कितनी थी और फाइनल में जब आप उसको स्टडी कर रही हैं तब उसके अंदर डिसऑर्डरनेस कितनी है। नहीं, आप इसको प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते क्योंकि ये वो रैंडमनेस होती है। प्रॉपर्टी की तो ये बात होती है ना कि वो एसोसिएट होती है, कि जैसे डेंसिटी ये एक प्रॉपर्टी होती है, और इसी तरह जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है ये प्रॉपर्टी होती है, तो उसको आप प्रॉपर्टी हमारा नहीं कह सकते। तो ये क्या होती है, ये आप ये खराबी आप इसको कह सकते हैं, बिगाड़ कह सकती हैं, कि सिस्टम के अंदर कितना बिगाड़ पैदा होगा उसको आप एंट्रोपी बोल देते हैं। कि सिस्टम के अंदर कितनी डिसऑर्डरनेस है, कितनी रैंडमनेस है, कितना बिगाड़ हुआ है, तो उसको आप फिर बोल देते हैं कि ये एंट्रोपी है। क्लियर? सिस्टम की प्रॉपर्टी आप नहीं वो नहीं बोल सकते। सारे क्लियर है? तो एंट्रोपी का आपको पता चल गया कि एंट्रोपी मेजर नहीं की जा सकती, चेंज एंट्रोपी को मेजर किया जा सकता है। और एंट्रोपी पाथ फंक्शन नहीं है बल्कि स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ ईच एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन प्रोबेबिलिटी। अब एंट्रोपी हमें क्या बताता है, एंट्रोपी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ ईच एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन प्रोबेबिलिटी। जितनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी रैंडमनेस ज्यादा होगी, जितनी रैंडमनेस ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी ज्यादा होगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है रैंडमनेस की, यहाँ पर चूंकि एटम्स मान फासला ज्यादा है तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है रैंडमनेस की, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो एंट्रोपी क्या होती है, इसका डायरेक्ट मेजर ऑफ ईच एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन प्रोबेबिलिटी। अगर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा आ गई है, जैसे यहाँ पर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, तो ये इसका मतलब वहां पर रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी मतलब वहां पर एंट्रोपी ज्यादा होगी। लो एनर्जी मीन्स एनर्जी इज कंसंट्रेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी कंसंट्रेटेड है ना सॉलिड के अंदर, कि सारी एनर्जी जुड़ी हुई है आपस में, कनेक्टेड है, तो यहाँ पर एनर्जी कंसंट्रेटेड होती है। और यहाँ पर फिर एनर्जी क्या होती है, वो लो एनर्जी यहाँ पर होती है कि एटम क्या होती है, स्टेबल होती हैं। स्टेबल होंगे तभी तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजिशनों पर रहेंगे। यहाँ पर एटम डिस्टेबलाइज है और यहाँ पर एटम सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज है। क्योंकि जब एटम स्टेबल होता है तो वो फिर क्या करते हैं, वो आपस में पास पास होती हैं। तो स्टेबल कब एटम होते हैं, जब उनकी एनर्जी लो होती है। ये आपने बहुत वो पढ़ चुके हैं मेरे जो स्टूडेंट है, कि जब लो एनर्जी होगी तभी एटम स्टेबल होती हैं। और स्टेबिलिटी जब होती है तो एटम क्या करती हैं, उनके बॉन्ड की स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनको आप तोड़ना आपके लिए मुश्किल होता है।
तो सॉलिड के अंदर एनर्जी लो होती है इन टर्म्स ऑफ एटम्स, लेकिन एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है ये मजबूत होती है। दोबारा सुन लें, एटम की अपनी एनर्जी लो होती है, लेकिन एटम्स में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर? तो एटम्स, तो इसलिए जो सॉलिड होते हैं वहां पर एंट्रोपी कम होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी वो एटम्स की एनर्जी जो होती है वो लो होती है, क्योंकि वो स्टेबल होती हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर सॉलिड की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। दोनों में फर्क है। एक है बॉन्ड के जरिए, तो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड वो एनर्जी जाहिर है कि सॉलिड के अंदर ज्यादा होगी, और एक एटम्स की अपनी एनर्जी वो कम होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एनर्जी लो होती है तो वो कंसंट्रेटेड होती है, और जब एनर्जी हाई होती है तो वो फिर क्या होती है, वो सेपरेट आउट हो जाती है। तो यहाँ पर एटम क्या होते हैं, यहाँ पर वो बिखरी हुई है, सेपरेट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा और यहाँ पे एनर्जी कम। क्लियर है यहाँ तक? और अभी आपने पढ़ा था कि जो चेंज एंट्रोपी है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ज्यादा होती है। ऐसे ही पढ़ा था आपने कि जो डेल्टा एस है अगर वो ग्रेटर देन जीरो होती है तो वो हमारा प्रोसेस क्या होता है, वो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर डेल्टा एस जो है वो लेस देन जीरो होती है तो फिर हमारा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हमारा फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट सिस्टम स्पॉन्टेनियसली टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, कि आप देख लें कि अगर ये, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर यहाँ पर है वो आपने गैस मालिक्यूल यहाँ पर किए हुए हैं, इस तरह कह रहे हैं कि यहाँ पर वो आपने परफ्यूम लगाया है इस जगह पर, तो इस जगह पर आपने परफ्यूम लगाया तो यहाँ पर जो एटम्स हैं स्प्रे के वो ज्यादा हैं, और बाकी जो कमरा है वहां पर एटम्स वो है वो ना होने के बराबर यानी कि कम है। तो फिर क्या करेंगे, वो मूव करना शुरू कर देंगे, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। तो सिंस वी नो दैट सिस्टम स्पॉन्टेन, और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है ना, आप तो नहीं करवा रहे, खुद ब खुद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने परफ्यूम लगाया तो पूरे कमरे में जो खुशबू है वो फिर फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आपने परफ्यूम लगाया तो यहाँ पर है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम है वो ज्यादा है, और बाकी कमरे में कम है, तो वो फिर क्या होना, डिफ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यानी कि सिस्टम स्पॉन्टेनियसली उसने मूव करना शुरू कर दिया, टेंस मूव करना शुरू कर दिया टू वर्ड्स इक्विलिब्रियम, और तब तक मूवमेंट होती रहेगी जब तक इक्विलिब्रियम हमारी हासिल नहीं हो जाएगी। तो यानी कि हर सिस्टम स्पॉन्टेनियसली मूव करता है इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी फिर वो मोशन, जो स्पॉन्टेनियस जो मोशन है वो खत्म हो जाएगी। हैंस रैंडमनेस इंक्रीजेस, चूंकि hence randomness increases, so we can say that equilibrium entropy is maximum at equilibrium। तो आप देख लें कि ये अगर आपका कमरा है तो यहाँ पर इस पोर्शन पे आपने क्या लगाया, आपने परफ्यूम लगाया। ठीक है, तो इस हिस्से में जब आपने परफ्यूम लगाया तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल वो जस्ट इस हिस्से में ज्यादा है और बाकी सारे हिस्से में कम है। तो यहाँ पे उनके पास जो स्पेस है वो कम है, तो यहाँ पर उनकी रैंडम मोशन कम होगी। रैंडम मोशन कम होगी तो डिसऑर्डरनेस कम होगी, डिसऑर्डरनेस कम होगी तो एंट्रोपी कम होगी। फिर आपने क्या किया, वो फिर स्पॉन्टेनियसली उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे।
हर जगह उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, पूरे कमरे में जो स्प्रे के जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे ऐसे। तो अब आप खुद ही बताएं कि यहाँ पर उनकी रैंडम मोशन ज्यादा है या यहाँ पर उनकी रैंडम मोशन ज्यादा है हमारा। ये आपने सवाल भी किया था। रैंडम मोशन उनकी कहाँ पर ज्यादा है, पूरे कमरे में। अब उनकी रैंडम मोशन, अब पहले उनके पास स्पेस थोड़ी थी, अब उनके पास स्पेस पूरा कमरा हो गया है। तो यानी कि पूरे कमरे में इक्वली वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम आ गई कि नहीं आई दोबारा। तो जब इक्विलिब्रियम आ गई उस वक्त जो जगह थी उनके पास ज्यादा थी। जब जगह ज्यादा थी तो रैंडम मोशन भी ज्यादा थी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज नहीं ना हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वही थे। पहले इतनी जगह पर उन्होंने जो अपनी वो बैठे हुए थे, अब वो पूरे कमरे में उन्होंने बैठना है। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम या ज्यादा तो नहीं ना होंगे, वो तो उतने ही थे जितने पहले थे। बस अब उन्होंने खुले खुले होकर बैठ गई हैं। तो यहाँ पर उनकी रैंडम मोशन ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर उनकी रैंडम मोशन कम हो जाएगी। पार्टिकल कभी खत्म नहीं होता हमारा, कम कैसे होंगे बताएं। वो अब ये इस टर्म में बोल रहे हैं ना कि कमरे में जो परफ्यूम की जो खुशबू है वो कम होती जाएगी। तो वो ये ना, उसकी जो प्रॉपर्टी थी जो खुशबू वाली, वो प्रॉपर्टी कम हो जाती है, पार्टिकल्स कम नहीं होते। क्लियर। जिनकी प्रॉपर्टी थी ना खुशबू देने वाली वो कम होगी, लेकिन पार्टिकल जो है ना वो तो कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ के मुताबिक ना आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आप उनको पैदा कर सकते हैं। तो अगर खुशबू कम होगी तो पूरे कमरे में कम होगी, ये तो नहीं होगा कि इस हिस्से में कम होगी उस हिस्से में। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रही हैं तो फिर आप वो परफ्यूम वाला एग्जाम्पल छोड़ दें। फिर आप ये एग्जाम्पल ले लें कि ये छोटा सिलेंडर है और ये बड़ा सिलेंडर है। तो छोटे सिलेंडर के अंदर आपने पहले गैस को इनक्लोज किया था, फिर आपने क्या किया, यहाँ से नोजल को ओपन कर दिया, फिर जो सारे मॉलिक्यूल वो बड़े सिलेंडर में आपने शिफ्ट कर दिए। तो बड़े सिलेंडर में जब जाएंगे तब तक वो मूवमेंट होती रहेगी जब तक वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन हो जाएगी तो मोशन रुक जाएगी। जब इक्विलिब्रियम आई तो तब हमारी रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में रैंडमनेस क्या होती है, वो ज्यादा होती है। क्लियर है। तो एंट्रोपी हमने देख लिया, तो एंट्रोपी को हम मुहैया नहीं कर सकते, रैंडमनेस को मुहैया कर सकते हैं। ये वाला स्लाइड हो गई है। जैसे मैथमेटिकल तो ये भी हो गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि चूंकि हमने पढ़ा था कि रैंडमनेस ज्यादा हो तो एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो जब आप टेम्परेचर ज्यादा करती हैं, बढ़ाती हैं, तो एटम्स के बाद जो स्पेस होती है वो ज्यादा हो जाती है ना। और एटम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उनकी जो मोशन है, वो जो रैंडम मोशन है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होती है, वो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी कम हो जाती है, क्योंकि वही एटम्स जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से दूर दूर हो गए थे। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे, वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर ने उनकी रैंडम मोशन को बढ़ा दिया, उनकी जगहों को ज्यादा कर दिया, स्पेस बढ़ा दी। लेकिन प्रेशर ने उनके दरमियान जो स्पेस थी, एटम्स के दरमियान जो स्पेस थी, वो कम कर दी। तो जब स्पेस कम हो जाएगी तो वो लो एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। लो एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे तो उनकी जो डिसऑर्डरनेस है या रैंडम मोशन है वो कम हो जाएगी। तो रैंडम मोशन कम हुई तो उनकी जो एंट्रोपी है वो कम हो जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप मिक्स करते हैं सॉलिड सॉलिड को, जो मिक्सिंग उसको आप डोपिंग का नाम देती हैं, जिसका आपने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो क्योंकि सॉलिड होती हैं, उसमें आप दूसरा जो एलिमेंट वो एक्सर्ब वो मिक्स करती हैं। तो उससे सॉलिड सॉलिड की जो मिक्सिंग होती है उसको आप डोपिंग का नाम देती हैं। लिक्विड लिक्विड और गैस गैस अगर आप इनको मिक्स करती हैं तो तब भी जो रैंडमनेस वो बढ़ेगी। कैसे, कि जब आप पहले वो आप देख लें कि पहले एक मॉलिक्यूल थे,
फिर अब बी के भी मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, और यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े हैं तो एनर्जी कन्फिगुरेशन बढ़ जाएंगी। एनर्जी कन्फिगुरेशन बढ़ेंगी, उनकी रैंडमनेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, आपस में उनकी जो कलई है ना वो ज्यादा हो जाएगी, यानी कि डिसऑर्डरनेस उसमें ज्यादा आ जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? कि मिक्सिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती हैं, डिफरेंट नेचर की आ जाती हैं आपस में, तो वो फिर उनकी जो एनर्जी कन्फिगरेशन ज्यादा हो जाती हैं, तो उनकी डिसऑर्डरनेस वो बढ़ जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली दोज प्रोसेस कैन बी अकर फॉर विच एंट्रोपी डू नॉट डिक्रीज। वही प्रोसेस यूनिवर्स में पॉसिबल है जिसके लिए एंट्रोपी डिक्रीज नहीं करती। तो वी कैन से दैट प्रोसेस विल फॉलो ओनली दैट डायरेक्शन विच एंट्रोपी इंक्रीज। ये बात हो रही है यूनिवर्स की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है, कि जो नेचुरल प्रोसेस होती हैं यहाँ पर होना चाहिए था, ओनली दोज नेचुरल प्रोसेस होने चाहिए थे, क्योंकि हमने देखा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस की एंट्रोपी की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर वो आप ऐड कर देती हैं कि ओनली दोज नेचुरल प्रोसेस कैन बी occur फॉर विच एंट्रोपी डू नॉट डिक्रीज है। तो जैसे अभी हमने देख लिया ना कि हर सिस्टम क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब आइटम सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। इसलिए अगर कोई प्रोसेस आपको दे दिया जाता है, नेचुरल प्रोसेस, जैसे आप बोलें चाय का ठंडा होना, तो चाय का ठंडा होना इसके लिए वो एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये खुद ब खुद हो रहा है। बर्फ का पिघलना, इसके लिए एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज ही होगी, एंट्रोपी की वैल्यू डिक्रीज नहीं होगी। कैसे? अब देखिए, यूनिवर्स की बात हो रही है तो यूनिवर्स में दो चीजें आती हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दो चीजें होगी ना। तो अगर सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है, जैसे आप एग्जांपल ले लें बर्फ का, या आप इस तरह एग्जांपल ले लें लिक्विड का बर्फ बनना, ये भी ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ना। आइस, कि जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में। किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो लिक्विड है वो आइस में कैसे कन्वर्ट होगा, जब वो हीट को रिलीज करेगा, क्योंकि इनकी में जो स्पेसेस वो ज्यादा है, तो उसने आइस बनना यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट होना है। सॉलिड के अंदर स्पेसेस क्या होती हैं, कम होती हैं, यहाँ पर स्पेस ज्यादा एटम्स के दरमियान। ये प्रोसेस तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाद वो मैंने मेंशन किया हमारा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लिक्विड है वो आइस में कन्वर्ट होगा, ये नेचुरल प्रोसेस हो गया ना, खुद ब खुद बन जाएगी ना बर्फ, आपको बनाना तो नहीं पड़ेगा। अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो होता है, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब वो होता है, तो अब एटम्स में जो फासला वो क्या हो गया, वो कम हो गया ऐसे। यहाँ पर एटम्स में फासला ज्यादा, और यहाँ पर एटम्स में फासला कम। तो ये फासला कम कैसे होगा, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी कम है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। एनर्जी रिलीज करेंगे तो तभी एटम में फासला कम होगा ना, ठीक है। तो जब एनर्जी रिलीज कर दी, यहाँ पर डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, एंट्रोपी ज्यादा थी, और यहाँ पे जब आएगी तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी ने कम होना है। तो जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी हो रही है कम, ऐसे ही है। तो कम के लिए नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ओनली दोज प्रोसेस कैन बी अकर फॉर विच एंट्रोपी डू नॉट डिक्रीज है। यहाँ पर तो एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये जो हीट गई है वो हीट कहाँ पे गई है, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में एडिशन हुआ ना हीट का, क्योंकि यहाँ से जो हीट गई थी वो कहाँ पे चली गई, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में हीट का इजाफा हुआ है, हीट आने से रैंडमनेस बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, तो ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा। सराउंडिंग मोर पॉजिटिव, सराउंडिंग एंट्रोपी
और सिस्टम की एंट्रोपी मोर नेगेटिव है। तो जब आप इनको रिजल्ट निकालेंगे तो आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये जो सराउंडिंग एंट्रोपी है ये इसकी वैल्यू बड़ी है। तो ये इसकी जो सिस्टम की जो एंट्रोपी वो कि वो नेगेटिव हो गई है, लेकिन हमने यूनिवर्स को देखना है कि यूनिवर्स में वही प्रोसेस हो सकता है जिसकी एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स के लिए आपकी दो चीजें होती हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर एक ही वो एंट्रोपी कम होती है तो फिर दूसरे की एंट्रोपी इतनी बढ़ जाएगी तो रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। जो बात हमारा आपने की थी कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, वो एंट्रोपी इंक्रीज हमेशा यूनिवर्स की होती है। सिस्टम की एंट्रोपी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा हमेशा वो इंक्रीज ही करेगी, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और ये कंडीशन है कि यूनिवर्स में वही प्रोसेस हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकती हैं, नेचुरल प्रोसेस हो सकती हैं, जिनकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने देख लिया कि जब वो पानी बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है तो गो कि आप हमें ऐसा लगता है कि ट्रॉफी की वैल्यू कम हुई है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रॉफी है वो बढ़ती है। तो लिहाजा ये प्रोसेस पॉसिबल है और हम देखते हैं कि ये हमारी डेली लाइफ में ये प्रोसेस होता है। हमारा ये देखें, लिक्विड की जो ये सिस्टम है ना, लिक्विड, जब ये लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो गया, सिस्टम किसे कहते हैं? जो चीज हमारी अंडर स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। अगर आप बात करती है ना दूसरा यूनिवर्स की ट्रॉफी की, तो तब उसकी प्रोसेस वो हमेशा, यहाँ पर मैंने बोला है कि इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर आप लिख लें ओनली दोज नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये आप ऐड करना है, या आप इस तरह कर लें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कंडीशन यहाँ पर बताई है, ठीक है। ये मतलब जनरल सबके लिए यूज नहीं हो रहा, ये सिर्फ बाद मैंने जो बताई है ना सारी बातें, ये किसकी बात बताई है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात बताई है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं उनके लिए एंट्रोपी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं वो प्रोसेस कौन सी होती हैं? वो नेचुरल प्रोसेस होती हैं। और नेचुरल प्रोसेस कौन से होते हैं? जो खुद ब खुद होती हैं, या उनको करवाने के लिए इनिशियल पुश देना पड़ता है। क्लियर है रुस्ता? और अब हमारा आप देखिए, जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट होती है तो लिक्विड की एंट्रोपी बढ़ती है या कम होती है, ये बताएं। सिस्टम की एंट्रोपी कम हो गई ना, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? नेगेटिव होगी। हुई कि नहीं? नेगेटिव हुई। कम होने का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर स्टेट में लिखा है कि जो नेचुरल प्रोसेस होती हैं, नेचुरल प्रोसेस वही पॉसिबल होती हैं, या नेचुरल प्रोसेस की कंडीशन है कि उनकी एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी कम हो गई है। तो आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जो यहाँ पर रूल लिखा है ये तो रूल को वायलेट कर रहा है। यानी कि लिक्विड का आइस में बनना, ये इस रूल की वायलेशन हो रही है। ये रूल कहता है कि एंट्रोपी कम नहीं होगी, लेकिन जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट होते तो एंट्रोपी कम हो रही है। लेकिन जब आप बात करते हैं
पूरे प्रोसेस की, सिस्टम को आपने नहीं देखना, पूरे प्रोसेस को, अगर आपने सिस्टम को, अब अगर देखिए यूनिवर्स में, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है ना, और नेचुरल प्रोसेस किस में हो रहा है, यूनिवर्स में हो रहा है। तो यूनिवर्स में दो चीजें होती हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई है, लेकिन सराउंडिंग एंट्रोपी बढ़ी है कि कम हुई है? हमारा सराउंडिंग, क्योंकि यहाँ से जो हीट रिलीज हुई है वो तो सराउंडिंग में गई है, तो सराउंडिंग एंट्रोपी बढ़ गई है। तो लिहाजा जो यूनिवर्स है, इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इसकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो यूनिवर्स में वही नेचुरल प्रोसेस पॉसिबल है जिनकी एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होगी। ये थोड़ी ना इंग्लिश में भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रही है, तो इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एंट्रोपी कांस्टेंट कैसे होगी हमारा? कांस्टेंट का मतलब है कि नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो नंबर चेंज हो रहा है। मतलब अगर आज 11:20 पर जो सिचुएशन है, क्या यही सिचुएशन कल 11:20 पर यही होगी? सर क्योंकि मैं हर इस रोज वजह से कह वो रही हूँ ट्रैफिक जो है हो रही है, वो ज्यादा, वो मतलब लोग, वो मतलब गाड़ियां खरीद रही हैं ज्यादा, वो मतलब चीजें, वो आबादी बढ़ रही है। तो जो सिस्टम, जो सराउंडिंग है, उसके अंदर जो हीट का अखराज है वो ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? तो जब जो हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें तो जब वो एनर्जी का जो अखराज है वो ज्यादा हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है यूनिवर्स का। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो डिसऑर्डरनेस वो ज्यादा हो जाएगी। तो यूनिवर्स में तो एंट्रोपी बढ़ रही है, कांस्टेंट कैसी है हमारा, बताएं। सर मैं इस वजह से कह रही हूँ ना कि देखिए, जब आपने कहा कि आइस की बढ़ रही है, मतलब कि एक की कम हो रही है, एक चीज की ज्यादा हो रही है, सिस्टम की कम हो रही है, सराउंडिंग की ज्यादा हो रही है, तो वो कम और ज्यादा एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती, इस तरह का मैं कुछ बात करी। अगर हम तो ये रूम में कर रहे हैं ना, आप यूनिवर्स को भी ना कंसिडर करें, जस्ट भी एक रूम को कंसिडर करके बात करें, तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा इसका? अब आप जिस कमरे में बैठी हैं, पहले कोई ना कुछ की एंट्रोपी की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? ये रूम है, इस रूम के अंदर एंट्रोपी की पहले से वैल्यू कुछ मौजूद है ना, कि नहीं है? होगी। तो जब इस रूम में आपने ये प्रोसेस करवाया, तो इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा पहले से? बड़े, ठीक है, ठीक है, यानी ठीक पहले है से आप। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी कभी भी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं तो वो पहले से टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। तो जब पहले से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। तो अब यहाँ पे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है, तो कल फिर हम आगे इस डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलेंगे। ये आपने क्या करना है, इसको आपने रिकॉर्डिंग लेक्चर सुननी है, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने नोट डाउन करनी है रजिस्टर पे। तो फिर आपको अगली लेक्चर की समझ आएगी, वरना फिर ना आपको मुश्किल बन जाएगी। और मैं इस जो जो सेटिंग है नोट्स की, ये मैं कर दूंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट आगे पीछे लगे और कनेक्शन नहीं डेवलप हो रहा। तो एक सीक्वेंस में मैं कोशिश करूंगा कि एक सीक्वेंस हो यहाँ पर बातें लिखें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ बातें एंड पे लिखी हैं, वो होनी पहले चाहिए थी, जो पहले लिखी हैं वो एंड पे होनी चाहिए थी। तो इसलिए वो मैं सेटिंग कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप इसको मजीद, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जब हम स्पॉन्टेनियस या एंट्रोपी खत्म करेंगे, तो एंट्रोपी में फिर आप पेपर में मार दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमारे लेक्चर चलेंगे इस पे।